बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे अस्मा इकबाल के साथ। हमारी होस्ट अस्मा इकबाल साहिबा खराबी सेहत के बायस आज शो कंडक्ट नहीं कर रही, इस वजह से आज आर्जी तौर पे ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर बदलती हुई जा रही है। कहीं तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हैं और वो ये समझते हैं कि सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए, सियासत को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क के सियासी निज़ाम को आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, चीज़ों को आगे लेके जाया जाए, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन है, जहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के तय कर लिया फार्मूला के 5-6 के फार्मूले से सेनेट की सीटें जो हैं वो तकसीम की गई। लेकिन एक शख्स की वजह से बहरहाल सेनेट का इलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो फार्मूला जो तय था 5-6 का वो वैसे का वैसे ही अमल दरामद हुआ। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर इंतशार, इख्तिलाफ़ राय, जो भी नाम दे वो भी हमारे सामने है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही। जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें सज़ाओं का सिलसिला शुरू है और उन सज़ाओं का जो सिलसिला है उसमें जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और अब सेनेटर भी उसकी जद में आना शुरू हो गए हैं। अभी कल जो मुकदमात का फ़ैसला सामने आया उसमें अहमद चट्टा साहब और अहमद बुचर साहब जो हैं उनको सज़ाएँ हुई हैं और मुमकिना तौर पे और यकीनी तौर पे सज़ाओं के बाद ये दोनों अहबाब जो हैं और इस तरह के दीगर जो कौमी असम्बली के अरकान हैं जिनको सज़ाओं का सामना हो सकता है वो नाअहल हो जाएंगे। जबकि सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब भी जो है उनको सज़ा सुना दी गई है, तो अल्टीमेटली वो भी जो अपनी सेनेट की सीट से हाथ धो बैठेंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब समेत 5 जो अरकान हैं जो उनके मेम्बरान हैं PTI के, उनको बहरहाल बरी कर दिया गया है। अब इस इंसाफ के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान जो बनता है, जो सवाल उठा रही है तहरीक इंसाफ की क़यादत, क्या वो इसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हो रहे हैं और दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा साहब, महमूद रशीद साहब, उनको सज़ाएँ हो रही हैं। बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट से और उनकी राय आपके सामने रखेंगे। दूसरा आज के शो में जो हमारा टॉपिक है वो है तूफ़ानी बारिशें आती हैं, माहौलियात तब्दील हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सैलाब की सूरत हाल का सामना है। लेकिन क्या हमने इसके लिए कोई मरबूत प्लान किया? क्या हम ये समझते हैं कि आने वाले 1, 2 या 5, 10 सालों में ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसके ऊपर हमें क्या कंक्लूडेड एफर्ट करनी चाहिए ताकि हम इस तरह की तबाहकारियों से बच सकें और वो गरीब जो सैलाब में बह गए या जिनके घर डिमोलिश हो गए, गिर गए, उनको कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? क्योंकि सिंध में भी एक सैलाब आया था और उसमें अभी तक पूरे तरीके से बहाली नहीं हो सकी। इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे हुनरमंद पंजाब के हवाले से। मैं समझता हूँ कि गुर्बत ख़त्म करने के लिए आप बजाय किसी को सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, आप उनको हुनर सिखाएं, आप उनको हुनरमंद बनाएं ताकि वो अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल अच्छे तरीके से कमा सके। ये प्रोग्राम के जो है हमारे टॉपिक्स होंगे आज के। और आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से अली फुरकान साहब, जाना माना नाम है, सीनियर तजियाकार है, बहुत शुक्रिया अली साहब टाइम देने का। लाहौर से नौशाद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं। उस्मान अहमद भट्टी साहब अगेन हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से सीनियर तजियाकार हैं। और इम्तियाज़ फ़रहान साहब जो न्यूज़ 1 कराची के ब्यूरो चीफ भी हैं, सीनियर तजियाकारी हैं, वो भी हमारे साथ आज शो में शरीक है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। अली फुरकान साहब आपसे शुरू करूँगा। तहरीक इंसाफ एक तरफ तो मुज़ाकरात का रास्ता लेती है और अपने मतलब के लिए सेनेट का इलेक्शन है उसमें बैठ भी जाती है उन जमातों के साथ जिनको वो फॉर्म 47 कहती है या कुछ और इस्तदलाल उनके लिए पेश करती है। लेकिन दूसरी जानिब जो उनको सज़ाओं का सिलसिला शुरू है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट सूबाई असम्बलियों में है या कौमी असम्बली में है, उनमें उनकी जो भी तादाद है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू होगी इन सज़ाओं के बाद आने के बाद? यकीनी तौर पे काशिफ साहब ये हो चुका है किसी हद तक। तो इससे पहले आपने देखा अभी हाल ही में जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया उसके बाद असम्बली में जो है वो जो अददी तादाद थी वो तब्दील हो गई। और अभी जो सेनेट का इलेक्शन, उसके नतीजे में जो सेनेट का इलेक्शन हुआ KPK असम्बली में, अब 2/3 अक्सरियत ईवान बाला में भी मौजूद है इनके पास। आप देख रहे हैं कि कई अरकान जो हैं वो PTI के नाहल हो चुके हैं। चित्राल से जो उनके रुकन असम्बली थे PTI के वो नाहल हो चुके हैं, जमशेद दस्ती नाहल हो चुके हैं। अभी आपने कुछ अरकान का जिक्र किया जिनको 9 माह में सज़ाएँ दी जा रही हैं, वो अब जब नाहल होंगे तो यकीन इनकी जगहों पे दोबारा इलेक्शन होंगे। और आपने देखा कि वो पंजाब असम्बली की डस्का में सियालकोट में जो इलेक्शन हुआ था अभी गुज़श्ता माही,
वो अगरचे पीटीआई की नशिस्त थी, लेकिन आपने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो हिस्से में आई। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में तो हैं ही हैं, बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी ये जो है वो पार्टी पोजीशन को तब्दील कर रही हैं। तो ये फैसला साजी आगे के जो चीज़ें होंगी हुकूमती, उस पर खासा असरअंदाज होगा, उसके खासे इम्प्लीकेशंस होंगी। मेरी आप समझते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरीयत है और यास्मीन राशिद साहबा की जो सज़ा है, ये इससे ये शाबा जाएगा कि इंसाफ के ऊपर अगर तनकीद करेंगे, फैसले पे तनकीद करेंगे तहरीक इंसाफ, तो उनके पास इतनी स्पेस है? देखिए, शाह महमूद का जो केस है जी, 9 मई के हवाले से उनके वकील ने बड़ा अच्छा प्लीड किया। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड दिया, उनकी मौजूदगी कराची में जो है उनको साबित किया अदालत के सामने। तो इस केस में उनके ऊपर गालबन जो है वो अदालत के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनका केस बड़ा मजबूत है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो तकाजे हैं इंसाफ के, मेरे ख्याल में वो शायद शाह महमूद को कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पहलू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो है, क्योंकि जो मलक अहमद खान बच्चन हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो भी तो उस वक्त मौजूद नहीं थे लाहौर में, जिस जगह की उनको सज़ा दी जा रही है, जिस वाक़े की वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने भी ये साबित किया है कि वो उस जगह मौजूद नहीं थे उस वक्त में, तो इसके बावजूद उनको सज़ा दी गई है। तो जो आप सवाल जिस पहलू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो बहरहाल ये उठेगा जहनों में। नौशाद अली साहब, सर शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में माजी बईद में उनके भाई मुरीद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपको याद, और उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ में इसलिए गए हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ की शायद चेयरमैनशिप या पार्टी जो भी बहरहाल मामला था। आज जो फैसला जो गुज़िश्ता रात आया और बरियत हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त भी लिखा था कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो फैसला आया और तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली पंजाब के और कौमी असम्बली के और सेनेट के ये डी सीट होने की तरफ जा रहा है मामला, तो आप समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है, मज़ीद मजबूत हो रहा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की वो एक आखिरी वो शम्मा है कि जो शायद बाहर निकलें और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए करके तो शायद को तहरीक इंसाफ को अलाइनमेंट में और कोई सिस्टम में ले आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप डी सीट होने की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अभी ये बड़ी फार फेच्ड लग रही है, क्योंकि अभी जिनको सजाएं हुई हैं उनके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उनके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वो इन फैसलों को चैलेंज भी कर सकते हैं। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ, अगर आप पहली तो कन्विक्शन रेट ही हमारे यहाँ बहुत, पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि किस किस्म का है, और अगर कन्विक्शन हो भी तो आप ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट्स में जाके बहुत सारे फैसले जो हैं वो ठहर नहीं पाते, बहुत सारी टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से। एक मामला तो ये है। जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बयान करने की कोशिश कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, अगर मुझसे ये राय पूछें, ये राय है, ये इसका उसने ये मेरी ज़ाती राय है, तो मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा ब्लेसिंग पीटीआई के लिए इस वक्त कोई नहीं कि उनके पास एक लीडर उनको मयस्सर आ जाए और उनको वो कोई एक बैनर के नीचे लाकर एक पॉलिटिकल फिगर, अब तक तो पार्टी वकला के हाथ में है। आप देखिए बैरिस्टर जफर को देख लीजिए, आप बाकी जनरल सेक्रेटरी को देख लीजिए, अदरवाइज देख लीजिए, तो आपको लगता है कि जो पीटीआई है इस वक्त उस पर वकला का कब्जा है। तो अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो पार्टी को टेक ओवर करे और चलाने लग पड़े, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अब जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए बात यह है, हमारे यहाँ जो सियासत है वो ज़्यादातर लीडर्स की मरहून मिन्नत है। ये बड़ा कम ऐसा हमने देखा है कि कोई ऐसी जमात हो जिसका लीडर जो है उसको रिप्लेस करके कोई और उसकी जगह ले सके। आपने एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम का हाल देखा, आपने एएनपी के अंदर सिचुएशन को देखा, आपने बलूचिस्तान की पार्टीज को देखा। आप बड़ी जमातों की तरफ आ जाएं, मासिवाए जमात इस्लामी के शायद ही कोई ऐसी जमात है पाकिस्तान के अंदर जिसकी जो लीडरशिप जब चेंज हो तो वो सरवाइव कर सके। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह जो है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग अगर काफ किसी ज़माने में बनी थी जो अब शुजात साहब के पास है, या अदरवाइज बाकी जो सिचुएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी कोई इमरान खान की जो बानी तहरीक इंसाफ की इजाज़त के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर
पार्टी की टेक ओवर करने की पोजीशन में होंगे, वो कभी भी नहीं पार्टी टेक ओवर कर सकते अनटिल अनलेस जी। कि इमरान खान साहब उनकी बैक पे खड़े हों। जी ठीक। उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त की तहरीक अनाउंस हो गई और इधर से सज़ाओं का सिलसिला शुरू है, आप ये समझते हैं कि इससे तहरीक में कोई जान पड़ेगी, या ये खौफ है कि अगर अरकान असम्बली व सैनट वो सज़ाओं का उनको सामना है और फिर ये जो नए लोग आएंगे तहरीक का हिस्सा बनेंगे, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमात बनाए जाते हैं, अगर कोई इस तरह का चीज़ें इंतशार के मामले चलते हैं, तो लोग डर जाएंगे, तहरीक जो सी है वो उस तरीके से फ्रूटफुली तरीके से नहीं चलेगी। और दूसरा ये भी बताइएगा कि इस सारे फैसले से नून लीग तो बहरहाल मजबूत हो रही होगी पंजाब में बिलखसूस ज़िमनी इलेक्शन जीतने की सूरत में। थैंक यू काशिफ साहब। और मैं आपको ये बताऊं कि नौशाद साहब ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके इस अगर वो पार्टी में कोई एक्टिव होते तो उनके पीछे इमरान खान साहब खड़े होंगे। इमरान खान साहब जिनके पीछे भी खड़े हो सब डूबे हुए हैं। इमरान खान साहब खुद भी डूबे हैं और सारे जिनके पीछे उनकी आशीर्वाद है ना, वो सारे इस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल मतलब नहीं। हम तो डूबे हैं, दूसरी सर बात तुम्हें आपने भी ये ले कही- डूबेंगे। यस, दूसरी बात आपने कही कि 5 अगस्त की तहरीक, और आपने साथ ये कहा कि इस वक्त जो नहली हुई है मेंबरान असेंबली की और सेनेटर्स की पीटीआई के, 5 अगस्त की तहरीक उस पर क्या फैसला असर डाल सकती है। देखें, जो अभी कल फैसला आया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, ये उन्होंने बता दिया रियासत ने कि भाई ऐसे लोगों की माफी नहीं है। अगर पीटीआई के जहन में ये है कि कासिम साहब और सुलेमान साहब जो रिचर्ड ग्रैनल से जाके तरले मिनते कर रहे हैं कि हमारे वालिद साहब को रिहा करवा दो, तो आपको मैं ये बता दूं कि रियासत रिचर्ड ग्रैनल की क्या एक हैसियत होगी डोनाल्ड ट्रंप के आगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं इसमें कोई रोल अदा कर सका पीटीआई के लिए, तो रिचर्ड ग्रैनल क्या रोल अदा कर सकेगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। ये सारा एक मीडिया को दिखाने के लिए एक चकमा है और एक मीडिया पे मुहिम साजी की जा रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए रिचर्ड ग्रैनल के साथ दोनों उनके बेटे खड़े हो गए हैं और अमेरिका जो है इमरान खान की रिहाई करवाएगा। ये वही अमेरिका है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे कि एब्सोल्युटली नॉट। आज उसी अमेरिका के पास जाके उनके बेटे जो रिहाई की जो है वो भीख मांग रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, आपने भी कहा कि पंजाब में जो डेवलपमेंट की बात आपने कही, देखें मैं आपको बताऊं, आप काश इमरान खान साहब गंडापुर से कभी ये पूछा करें कि गंडापुर साहब आपने अपने सूबे में कौन से अस्पताल नए बनाए हैं, कौन सी आपने नई यूनिवर्सिटी बनाई है, आपने हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या कोई बेहतरी की? नो। इमरान खान साहब की असल में प्रायोरिटी नहीं है। इमरान खान साहब चाहते हैं मैं जेल से उठूं, सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ जाऊं और मैं अपनी पूरी जमात को बस इस चीज में एंगेज रखूं कि भाई तुम एहतजाज करो, तुम घिराव जलाओ करो। और ये मैं आपको बता दूं, रियासत ने फैसला कर लिया है कि जिस किसी ने सोचा कि रियासत के दोबारा हमला करेंगी, उनका हाल उन्होंने बता दिया है कि ये कल का जो फैसला आ गया है, ये कोई फैसला ढका छुपा नहीं था, पूरा ट्रायल हुआ। और मैं समझता हूं कि पीटीआई के लिए ये खुश आइंद बात है कि काश उनको एक ऐसा बंदा मिल गया है जो गवर्नमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर सके, और वो शाह महमूद कुरैशी हैं। देखिए, पॉलिटिकल डायलॉग्स जरूरी है। मैं समझता हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें ये पॉलिटिकल चीजों पे फोकस करना चाहिए, मगर ये हल नहीं है कि इमरान खान साहब बस जेल में बैठकर ये हदायत देते रहें कि बस आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने बात करनी नहीं है। तो इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं जो है वो पवित्र होना चाहता हूं, मैं तारीख में नाम करवाना चाहता हूं, एक तरफ उनके वकील जाके रोजाना अदालतों में इंसाफ के लिए कहते हैं। देखें, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं क्या वो झूठे हैं? इमरान खान साहब ने क्या जो अल कादिर ट्रस्ट वाली उसमें हेरा फेरी नहीं की? इमरान खान साहब ने लंदन से पैसे नहीं मंगवाए? और इमरान खान साहब ने ये जो दूसरी बातें हैं तोशाखाना से वो टिप्स नहीं लिए? जी। तो इमरान खान साहब बात जो है वो मेरिट की करते हैं, मेरिट उन पर सूट ही नहीं कर रहा। और अब अगर शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए हैं तो पीटीआई को इस पर बजाय कि वो ये तनकीद करें कि ये कोई डील का नतीजा है, और भाई इमरान खान साहब से कोई पूछे आप प्राइम मिनिस्टर किस तरह बने थे? जी ठीक, आपका पॉइंट आ डील के गया, तहत नहीं बने थे। आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, जो भी मसनद पे फायज होता है किसी ना किसी डील, किसी ना किसी ढील, किसी ना किसी तरीकाकार के तहत होता है। आपने भी, हमने भी बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट की। सवाल ये है कि इमरान खान साहब के साहबजादगान हों या कोई और भी बंदा हो, अगर किसी ने इमरान खान साहब को फेवर आउट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कोई डील, कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़ें होगी। आप ये बताइएगा कि आप समझते हैं कोई ऐसा चीज़ हो सकती है मुस्तकबिल करीब में
और दूसरा ये जो 9 मई के फैसलों की सज़ाओं का अमल शुरू हो चुका, इससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा चीज़ें जो हैं वो 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जाएंगी, जैसे किसी दौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा नज़र तो नहीं आता दायरे के, लेकिन 2 बड़ी पार्टी हैं, नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन कभी भी इनकी सिंगल हुकूमत नहीं रही है, हमेशा इत्तेहादी हुकूमत रही है, चाहे वो 2/3 मेजोरिटी 93 के सीज़न में हो नवाज शरीफ साहब के पास, या 8वीं तरमीम के मौके पर 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई हो। कभी मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत अकेली हुकूमत सिंगल होकर रही हो। तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है, इसलिए 2 पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सका। और ज़ाहिर है कि पीटीआई उसमें एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आई थी, और जो उससे तवक्कुआत की गई थी वो ज़ाहिर है कि पूरी नहीं हुई। कोई कहता है बहुत ज़्यादा पूरी हुई, फिर खुद बानी तहरीक कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, बाजवा ने काम नहीं करने दिया, और दूसरे जनरल फैज़ की बात आ जाती है सारी की सारी। तो वो ये उससे पहले कहा करते थे कि मुझे कोई रुकावट नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ 2 पार्टी सिस्टम का मामला नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात काशिफ ये आ रही है कि इसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र नहीं है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से ये सजाएं या ये फैसले सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा साइन है, वरना तो पीटीआई ने मिलिट्री को इस बारे में एकदम एक्टिविटी शुरू करनी थी और फिर वो टारगेट करना शुरू कर देते। और जैसे नौशाद भाई कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इसकी अपील के लिए। अपील में क्या होता है, किस तरह से मामला जाता है, लेकिन मैं जस्टिफाइड हूँ, क्योंकि देखिए शाह महमूद कुरैशी, अहमद बुच्चड़ की बात हुई कि अहमद बुच्चड़ ने अपनी मौजूदगी शो कर दी थी कि वो लाहौर के अंदर नहीं थे, लेकिन कई एक एविडेंस उनके अगेंस्ट आए, बिल्कुल जैसे इमरान खान के खिलाफ आए कि वो मुख्तलिफ जो इजलास हुए, मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई, उनके खुद करीबी लोगों ने बताया उसके अंदर मौजूद थे। अहमद चट्टा का भी यही मामला हुआ। शाह महमूद कुरैशी, जो भट्टी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी की रहाई को या इस केस के अंदर आज़ादी को डील का नतीजा कहा जाएगा, लेकिन हमने भी कोट किया था, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई एविडेंस, कोई ऐसा कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसके बाइस उनके खिलाफ कोई बात की जा सके। बाकी एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, ये सारे के सारे मौजूद हैं, खुद इनकी अपनी आवाज में मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। अब बात यह है कि जो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि मुज़ाकरात को डील का नाम नहीं देना चाहिए। सियासत में मुज़ाकरात ही होते हैं और बदतरीन दुश्मन के साथ होते हैं, बदतरीन मुखालफिन के साथ होते हैं। ये आसिफ जरदारी ने करके दिखाया, नवाज शरीफ ने करके दिखाया। इमरान खान साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने अलावा उनका जो सोशल मीडिया है या उनके अराउंड बैठने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के अलावा, तो इमरान खान किसी से बात करने को तैयार नहीं है अपने अलावा। और मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी भी उस वक्त कामयाब हो सकते हैं कि जब इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा है, उनको अगर साइलेंट पोजीशन पे ले जाया जाएगा तब कोई बात बनेगी, वरना तो घर को आग लगेगी घर के चिराग पे। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है, इख्तलाफ की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर एक ब्रेक से वापस आएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर में जो ये तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब है, जो तबाहकारियाँ हैं, इस सारे सिनेरियो में हमारा क्या मामला हो सकता है, कैसे हम इसको प्रियम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि ये आने वाले दिनों में तबाहकारियाँ कम हो सकें। पाकिस्तान की इकॉनमी भी डिस्टर्ब होती है और आवाम तो डिस्टर्ब होती है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे मुल्क में जो तूफ़ानी बारिशें हैं, जो तबाहकारियाँ, उसके हवाले से। अली फुरकान साहब, हम गुफ्तगू करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जो हमारा काम है कि बारिशें हो गई, सैलाब आ गया, फ़लाँ आबादी जो डिस्टर्ब हो गई, फ़लाँ इलाका डिस्टर्ब हो गया। क्यों हम इस मौसमियाती तब्दीली से सबक नहीं सीख रहे, एक कोई लार्जर स्टडी नहीं कर रहे? तमाम सियासी जमातें, हमारी लीडरशिप
अगर इस बात में मुत्तफिक हो सकती है कि हमें बैठ के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना चाहिए, हमें बैठ के कोई और चीज़ें करनी चाहिए, तो इस मामले के ऊपर के जो मौसमियाती तब्दीली है इसके ऊपर भी बैठना चाहिए कि अपने अपने सूबों में हम कोई छोटे डैम्स बना लें, कोई ऐसी चीज़ें कर लें। और ख़ास तौर पे जो इस सारी मसले में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेचुरल स्ट्रीम नाले थे जिनको हमने इंक्रोच कर दिया पूरे मुल्क में, उसके ऊपर कोई कंक्लूडेड ऑपरेशन होना चाहिए। इसका क्या आप हल क्या देखते हैं कि बारिशें तो हो गई, हमने रिपोर्ट भी कर दी, हल क्या है? देखिए, हल की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये वाक़यात जो इस दफ़ा हो रहे हैं गुज़श्ता सालों में भी होते रहे। आपको मालूम है गुज़श्ता हुकूमत में E11 में इसी तरीके से बारिशों के नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी आया और वहाँ पे हलाकतें भी हुई। जो वाक़या हमने गुज़श्ता रोज़ एक देखा एक गाड़ी के डूबने का, तो उसी किस्म का ये था और बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत हुई। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई इक़दाम उठाया गया? क्या आज भी E11 में जो है वो तामीरात उसी तरीके से नहीं है गैर कानूनी? क्या वहाँ जो पानी का कुदरती जो बहाव है, वो जो नाले हैं, जो पानी की निकासी का सिलसिला है मारगला के पहाड़ों से जो चलता है और वो नीचे आता है शहर में, क्या आज भी वो महदूद नहीं है? वहाँ के ऊपर जो है वो तामीरात नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अगर इस किस्म की जो है वो तामीरात हुई हैं कवायद से हट के, तो उसके ऊपर हम मुझे बताइए कि कौन जो है वो हुकूमत करेगी? ये हर दौरे हुकूमत में इनके ऊपर तसलसल से जो है वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बातें जो है वो ज़रूर की जाती हैं। आपने बड़े ऐलानात, बड़े दावे देखे। जब 2021 में सैलाब आया 33% सिंध जो है वो पानी में था। सैलाब नहीं था, माजरत चाहता हूँ, बारिशें थी। आप ये देखिए कि 2017 के बाद से पाकिस्तान में कोई सैलाब नहीं आया है। ये सिर्फ बारिशों से तबाही है। इसको आप अर्बन फ्लडिंग का नाम दे दें, ये वो है जो बहुत हद तक मैनेज हो सकता है और बहुत सारी दुनिया ने, मुल्कों ने इसको मैनेज किया हुआ है। तो हमने बहुत ज़्यादा दावे सुने। यूएन में हमारे गए उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो थे, शेरी रहमान थी। हमने बहुत ज़्यादा दावे सुने इमदाद के लिए, उन्होंने वहाँ पर अपील की, इमदाद कुछ मिली भी, आई भी पाकिस्तान में इसको मैनेज करने के लिए, लेकिन अमली तौर पर ज़मीन के ऊपर चीज़ें जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। नौशाद साहब, सर अब तक जो बारिशों की सूरत हाल रही, 242 अफराद जो है वो अपनी जान से गए। इस्लामाबाद की सूरत हाल अली फुरकान साहब ने आपको बताई। लाहौर की सूरत हाल, पंजाब के बाकी इलाकों की सूरत हाल या बाकी ममालिक की जो पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अगर बात करें, क्या लाहौर में भी इस तरह का मसला है? नेचुरल स्ट्रीम नाले जो उनसे उनके इंक्रोच किया गया है, या बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमने कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की और हमें इसके ऊपर कोई प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है? देखिए, जो पंजाब की सूरत हाल कदरे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जब आप पोठोहार रीजन की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक जो चीज़ समझने वाली है कि वहाँ पर जो उस एरिए के अंदर जो मुख्तलिफ बरसाती नाले हैं जिनका हवाला अभी अली फुरकान साहब ने दिया है, उनको इंक्रोच कर लिया गया है। सोसाइटीज उनके ऊपर बना दी गई हैं, यानी जो जहाँ पे जो आबी गुजरगाहें हैं एक तरह से वो बंद की गई हैं। तो फिर आप जब कुदरत के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ये जो अली फुरकान साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बारिशें सैलाब पैदा कर रही हैं, यानी बारिशें जो ज्यादा हो रही हैं उससे सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है। और वो हो इसीलिए रही है कि आप कोई आज की बात नहीं है, आपने पूरा पूरा होटल जो है वो उसकी फुटेज देखी है कि वो पानी में बह रहा है। उसकी रीजन क्या थी कि आपने आबी गुजरगाहें रोकी हैं। पंजाब में आके चूंकि बहाव जो है वो उसकी तेजी और उसकी जो जिसे कहते हैं ना वो उसका जो नुकसान है वो उस तरह का नहीं रहता, क्योंकि यहाँ ये जो जमीन फ्लैट हो जाती है पंजाब के अंदर आके वो उसके पास एक वास्ट एरिया डेवलप हो जाता है। तो इसलिए पानी की स्पीड और पानी का जो नुकसान करने का जो जो जिसे कहते हैं ना कि उसकी फोर्स है उसमें कदरे कमी आ जाती है। लेकिन ये दुरुस्त है, हम तो यहाँ पर अभी दरियाओं के बीच में सोसाइटियां बनाने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। लाहौर में भी एक सोसाइटी इस तरह की बनाने की कोशिश की जा रही है, अगरचे प्लान बड़े वो उनके फुल प्रूफ हैं। ये जो हमारा इमरान खान साहब की जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत है उसमें ये शुरू किया गया था। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते कि जो कुदरत के मामलात हैं उसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आप बहुत सारा अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 40 साल 30 साल 50 साल का डेटा लेके अंदाजा लगा। अगर फर्ज कीजिए पिछले 100 साल से ज्यादा बारिश हो गई या 100 साल से ज्यादा पानी आ गया, तो तब आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएगा आपका वो जो झीलें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए निकास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कुदरती जो अभी गुजरगाहें बनी हुई थी ये किसी वजह से बनी हुई हैं
और इनको इसी तरह रहना चाहिए। हमें सिर्फ जी, खाली ठीक। जमीन नजर आती है, हमारी राल टपकना शुरू हो जाती है, जो इन्वेस्टर है वो पैसा उसके ऊपर डाल के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस तरह जो है ना मसाइल जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ये जी, किसी ठीक। वक्त बड़े हादसात का, इससे भी बड़े हादसात हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियां जो पैदा हो रही हैं उससे जो सर आपका आपका मौसम पॉइंट आ है गया। उसके अंदर तब्दीलियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले सालों में हमें इससे कई गुना मल्टीफोल्ड यानी मल्टीप्लाई करके मल्टीपल इफेक्ट का जो है ना वो एक्सपेक्ट करना चाहिए इससे। सर आपका पॉइंट आ गया। उस्मान भट्टी साहब, सर आपकी तो बात सुनी जाती है, पीएम साहब हों या सीएम साहिबा हों, सर कोई उन्होंने इंक्रोचमेंट का एक ऑपरेशन किया पंजाब में, अच्छा है, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा है। तो ये जो बात की आबी गुजरगाहों की, जो नौशाद साहब ने भी कही, अली फुरकान साहब ने भी कही, कहीं आप भी उनको ये बात पहुंचाएं कि जी इसके ऊपर भी कोई कर लें, ताकि ये रोज़ रोज़ जो बारिशों से नुकसान हो रहा है बच जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी बच जाए, अवाम भी बच जाए। कोई इसके ऊपर कोई मरबूत प्लानिंग को पॉलिसी बनानी चाहिए। काशिफ साहब, आपने जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नो डाउट ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं ये खाली पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही हैं। अभी आपने देखा कि अमेरिका में भी बारिशें हुई, इंडिया में भी बारिशें हुई, वहां पर क्या हालात रहे कि सड़कों पर पानी रहा, वहां पर भी कैजुअलिटीज हुई। बात ये नहीं है कि वहां पर कैजुअलिटीज हुई है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान में भी चीजों को बेहतर करना चाहिए। ये जो दासू डैम बन रहा है, बादशाह डैम बन रहा है, इसी पर्पस के लिए बन रहा है कि बादशाह डैम की कंप्लीशन होनी है ऑलमोस्ट 2030 में, और दासू डैम की भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन होनी है 2032 में। और ये डैम्स का बनना जो है इसी सूरत हाल को कंट्रोल करेगा कि सैलाब से जो लोग मुतासर होते हैं वो ना हो सके। और अभी मैं आपको लाहौर की सूरत हाल बताऊं, यकीन करें कि यहाँ पर 10 जो है वो न्यू वाटर बाउसेस बन रहे हैं पानी की स्टोरेज के लिए, जो कि बहुत देर से आइडिया था मगर कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब आप देखें कि यहाँ पर पंजाब की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सूबाई वजीर हैं, वो सूबाई वजीर बिलाल यासिन हो, वो सूबाई वजीर जो है मरियम औरंगजेब हो, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज भी शेखुपुरा और ननकाना साहब का दौरा कर रही हैं कि वहां पर सैलाब मुतासिर को किस तरह हम जो है वो महफूज बना सकते हैं। देखें, बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का, उसने जो है वो डायरेक्शन देनी होती है, और अगर वो खुद फील्ड में आ जाए, इट मीन्स कि वो लोगों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लोगों के बारे में परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें। अभी आपने बात कही काशिफ साहब के तजावज़ात के हवाले से, नजायज़ तजावज़ात पंजाब में कोई सोच भी नहीं सकता। जी ठीक। अभी नौशाद साहब भी जहाँ पर है, किसी आप जर्नलिस्ट से पूछें कि क्या लाहौर में, पंजाब में कोई इंक्रोचमेंट कर सकता है, इस पर टॉलरेंस जीरो है। बिल्कुल मरियम ठीक। नवाज शरीफ साहबा ने एक पीरा फोर्स बनाई जिसका पर्पस स्पेशली ये है कि बिल्कुल ठीक। आपने इंक्रोचमेंट को कंट्रोल करना है। सर- और अब लाहौर में पहले क्या होता था कि यहाँ पर सियासी जो है असर रसूख बनाकर दुकानदार मैं भट्टी साहब आपको इंक्रोच कर लेते थे, मगर इस- अब कोई नहीं आशिफ करता। साहब, सर। एक मिनट मुझे दे दें तो मैं भट्टी साहब की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भट्टी साहब को दे दूं। सर। लाहौर के 2 एनवायरमेंटल कुशन थे जो उड़ा दिए गए हैं। अगर आप मुस्तफा शजार रहमान साहब का जो प्लान था, वो जो एनुअल प्लान क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट मास्टर प्लान, जी, अगर वो मास्टर प्लान आज भी निकाल के देख लें तो जो लाहौर के 2 कुशन थे लाहौर की 2 साइड्स पे, वो उड़ा दिए गए हुए हैं। वो उसकी जगह हाउसिंग अच्छा, सोसाइटियां इस पे मैं अगले सेगमेंट में हमने आप- पंजाब के पर्टिकुलरली गुफ्तगू करनी है, मैं उस पर आऊँगा। सर मैं इम्तियाज़ फरहान साहब को ऐड कर लूँ। इम्तियाज़ फरहान साहब, कराची में तो ना कोई तजावज़ात है, ना कोई मसला है, ना कोई इंक्रोचमेंट है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। सर ये बता दें कि कराची जो इतने मसाइल का गढ़ है, पीपल्स पार्टी की तवातुर से हुकूमत है, क्यों पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा रहा ताकि आवाम के लिए आसूदगी हो सके? बाकी हर चीज़ में मुज़ाकरात हो सकते हैं, जरदारी सब कर सकते हैं, माहौलियात के ऊपर, आसूदगी आवाम के ऊपर क्यों नहीं? देखिए, ये आपने जो अभी इस पर जो गुफ्तगू की थी ना कि हमें माहौलियाती जो तब्दीली है उस पर एक डायलॉग, एक पेपर और उसके वर्किंग पेपर की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा। उस्मान भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अप्रिशिएबल है कि जी वज़ीर आला हमारी मरियम नवाज साहिबा मौजूद है शेखुपुरा में और दूसरी जगहों पर। ये फॉर द टाइम बिंग है, फॉर एवर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है इनसे। और ये जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, ये इंक्रोचमेंट वो है जो रोड पर होती है, जो नौशाद साहब ने हवाला दिया। आपको याद होगा मियां अजहर साहब, जो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। जब ये मेयर थे उस वक्त भी ये क्वेश्चंस के हवाले से बहुत सारी और एंटी इंक्रोचमेंट बड़ी कंपेन चलाई गई थी, और नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आला थे। उसके बाद क्या हुआ था? और जहां तक आपने कराची की बात की, कराची तो इंक्रोचमेंट का गढ़ है।
यहाँ रास्तों पर भी देखें, गुजर नाला के लें, औरंगी नाला के लें, लियारी नाला के लें, मलिर नाला के लें, ये सारी की सारी इंक्रोच हो चुकी हैं। लियारी एक्सप्रेस में बना है, वो थोड़ा हाइट पर है, लेकिन वो भी लियारी नदी के अंदर जब फ्लो आता है तो वो डिस्टरबेंस होती है। उसके अंदर और भी दूसरी इक्विपमेंट्स के जरिए इंक्रोचमेंट की गई है। और ये आए आप मलिर नदी पर, तो ये शाहराह भुट्टो एक बनी है, इसके ऊपर भी अभी कोई बड़ा फ्लड या बड़ा बारिश नहीं आई, वो आएगी तो फिर पता चलेगा। क्योंकि अभी बारिश जब हुई थी तो शाहराह भुट्टो का भी एक हिस्सा थोड़ा सा एक था, वो मुतासिर हुआ था। मेयर कराची ने वहां विजिट भी किया था। जी ठीक। बात यह है कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनको हमें रेस्टोर करना है। जो ये अगर ये मुख्तलिफ दरियाओं पर जो हमारे जो अभी नौशाद भाई भी पॉइंट आउट कर रहे थे, जो साबिक हुकूमत में एक दूसरा शहर आबाद करने की, उस हमारे दरिया के रावी के पार्ट के ऊपर पूरा सर, का पूरा पॉइंट आ शहर गया। बसाने की बात हो रही है। इम्तियाज भाई, और आपको इसी पॉइंट आ गया। तरह सिंध में हमारा आरबीओडी काशिफ और एलबीओडी मौजूद है, जो आबी गुजरगाहों पे बना है। 50 साल में उसे साफ नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सिंध को खमियाजा इम्तियाज भी आपका पॉइंट आ गया। हर बारिशों पर बनता है। आपका पॉइंट आ गया। आप जी। लोगों ने हमारी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू के बाद मैं ये समझता हूँ कि हम अब तक ये कहते रहे कि चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि चार्ट ऑफ इकॉनमी नहीं करते, ना करें, चार्टर्ड ऑफ इन्वायरमेंट ही कर लें। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हुनरमंद पंजाब का जो प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने शुरू किया, ये कितना फ्रूटफुल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे हुनरमंद पंजाब के हवाले से जो प्रोग्राम शुरू किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने, उसके ऊपर। नौशाद अली साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप किसी आम आवाम की कोई मदद कर दें, फिनेंशियल मदद कर दें, एक दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा कर देंगे, और इंस्पाइट ऑफ दिस करने के अगर हम किसी को हुनरमंद बना दें तो वो अच्छे तरीके से रिज़्क़ हलाल अपने बाल बच्चों का अपना कमा सकता है। और इस तरह के हुनर, किसी दौर में ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, फिर उसके बाद शायद वो सिस्टम नहीं रहा, लोग जो है वो जदीद तालीम की तरफ चले गए। तो इस तरह के जो इक़दामात वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने जो किए हैं, इसका दूररस नताइज आप देखते हैं कि पाकिस्तान से ह्यूमन एक्सपोर्ट जो है उसको भी ज़्यादा बूम लगेगा। अब मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। एक बात मैं पिछले सेगमेंट से मुतल्लिक करना चाहता हूँ। शायद कहीं ये तासुर उभरा कि मैंने जो बात कही उससे ये कि मरियम नवाज जो है वो काम नहीं कर रही। आप यकीन कीजिए कि बतौर सीएम मरियम नवाज, ये जब बारिशों के दिन थे, क्योंकि मैं आपको ये फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ कि जो लोगों ने उनके साथ काम किया, वो उन्होंने दिन रात एक एक इलाके की, ये शहर की नहीं, डिस्ट्रिक्ट की नहीं, एक एक यूनियन काउंसिल की रिपोर्ट उन्होंने ली है कि जी कहाँ बारिश है, कितनी है, क्या पानी है। तब जो है लाहौर की ये पोजीशन थी कि बावजूद ज्यादा बारिश के लाहौर में कहीं आपको ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहने नहीं दिया। अदरवाइज भी पूरे पंजाब में भी उनकी ये सिचुएशन है, तो वो काम तो इस हवाले से कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। अब आज असल में जो मैं बात कर रहा था वो फंडामेंटली माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक वो थी जो फरहान साहब ने भी कही कि हमें एक स्ट्रेटेजिक विजन के साथ जाना चाहिए, स्ट्रेटेजी डिजाइन करके जाना चाहिए। ये बात है माहौलियाती तब्दीली। दूसरी बात यह है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, देखिए हमारे यहाँ ना थोड़ा सा हम लोग मिजाजन भी, हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका हुआ है। आप देखिए दुनिया के 85% जो यूथ है ना, वो इस वक्त इस प्रॉब्लम में है कि वो एआई से नबल्द है और वो उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उनमें 90% जो खवातीन है, वो नौजवान खवातीन जो है, उनको भी ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो आज के आने वाले वक्त के लिए जो compete करना। आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेशन बंद किए, दूसरे दीगर बड़े इदारों में जो है वो जो ह्यूमन जो मैनेजमेंट है या ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती जा रही है एआई की वजह से। तो एआई के अंदर आने वाले वक्त के अंदर अब आईटी या डिजिटाइज करना, या डिजिटल एरिया जो है वो आपके लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और उसके लिए आपको, जिस तरह आप एक जमाने में मैट्रिक किया करते थे, पढ़ा करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते थे, इसी तरह आपको ये आईटी और इससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जो वोकेशनल ट्रेनिंग की अब हमारे यहाँ मिजाज ये बन गया है कि बच्चा जो है ना बेशक बेरोजगार बैठा रहे, बनाना आपने उसको इंजीनियर या डॉक्टर है, और इंजीनियर डॉक्टर बना के बड़ी बड़ी डिग्रियां पीएचडी करके वो उनको बेचारों को बिठा देना है, इसके बजाय कि उनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जो दुनिया भर में तरीकेकार है कि वहां पर इस तरह से ना सर आपको पॉइंट आ गया, मास्टर्स करते हैं, ना डिग्रियां बड़ी बड़ी लेते हैं, वो
ये जो आपकी आम मुआशरे के अंदर जिन चीजों की जरूरत है उसको उसकी ट्रेनिंग लेते हैं सर और आप देखिए कि ये जो प्रोग्राम था हुनरमंद पंजाब का ये सक्सेसफुली आप रन करें इसका पायलट प्रोजेक्ट ये जो चल रहा है इस वक्त इसको बिल्कुल ठीक। सक्सेसफुली रन कर दें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट जो है ना वो आईटी कर सकती है आईटी बिल्कुल से ठीक। ज्यादा प्रोग्रेस किसी और सेक्टर में नहीं और सबसे ज्यादा पैसा आपको आ सकता है अगर आप इन लोगों को हुनर बना के बिल्कुल बाहर ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अली फुरकान साहब, अगर आप लोगों को हुनरमंद बनाना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली स्किल्ड लेबर जो है वो दुनिया में हर जगह जो है वो उसकी डिमांड है, इससे आपका ह्यूमन एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका जो ज़र मुबादला है वो बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम पंजाब की हद तक शुरू किए गए वज़ीर आला की जानिब से वो अप्रिशिएटेबल है, उसका दूररस नताइज होंगे इकॉनमी में। यकीनी तौर पे देखिए हमारी जो इकॉनमी है इसकी अभी तक कोई शक्ल कोई जो है ना वो कि सिमत नहीं बन पाई है। हम ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करते रहे एक बहुत अरसे तक, हमने इसको इंडस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश की, लेके जाने की। अब आपको मालूम है कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रही हालिया पिछले सालों में। तो एक सेक्टर जिसने हमें जो है इस सारी सूरत हाल में चाहे वो कोविड था या उसके बाद जिसने हमें दिया वो यही था जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स बाइट था या हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हालिया सालों में बड़ी हैं, जिस तरफ नौशाद साहब ने जो बात की। तो इस किस्म के प्रोग्राम यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्किल्ड बेस्ड इकॉनमी की तरफ लेके जाने में बहुत ज़्यादा मामूनत होंगे और इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। मैं आपको अगर एक मिसाल चंद एक दे दूँ, जापान की जो आबादी है वो 2030 में 70 साल से ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आधी आबादी उनकी 2030 में कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर रही होगी और उन्हें बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है हर फील्ड में। पाकिस्तान के साथ उन्होंने 2019 में मुआहिदा किया कि हमें 1 लाख जो है वो चाहिए लोग, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जापान के लिए। उसके बाद कोविड आ गया, लेकिन अभी तक जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आपको मालूम है जर्मनी के साथ हमारा मुआहिदा है, उसके ऊपर अमल दरामद हम उनको नहीं कर सके। बेलारूस के जो सदर आए थे गुज़श्ता दिनों, उन्होंने 1.5 लाख पाकिस्तानी के लिए वहाँ पे मुआहिदा किया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। तो स्किल बेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें वहाँ के कल्चर, वहाँ की ज़ुबान जो है उसकी तरफ भी इनकी तरफ राग़िब करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनकी ज़बान नहीं सिखाएंगे इन लोगों को उस वक्त तक ये लोग वहाँ पे अगर चले भी जाएंगे तो शायद इतने कारगर जो है वो साबित नहीं हो सकेंगे। उस्मान भट्टी साहब, सर आप इस हवाले से क्या थॉट देंगे? हुनरमंद पंजाब जो है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि देखें बेरोज़गार लोगों के लिए लोन स्कीम है, ख़वातीन के लिए फैसिलिटेशन है, ट्रांसजेंडर के लिए एक वजीफ़ा और ट्रेनिंग जो है उसका प्रोग्राम है। लातदाद प्रोग्राम शुरू किए गए। आने वाले 2 से 3 सालों में एक फ्रूटफुल जो है वो ह्यूमन जो हुनरमंद लोग हैं वो पैदा होंगे, उससे हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, चीज़ों को आगे लेके जा सकेंगे। क्या कहिएगा सर? काशिफ साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ना फ्रीलांसिंग में 5वें नंबर पर आता है और ये 5वें नंबर पर आने की आपको पता वजह यह है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने स्टूडेंट्स में लैपटॉप तकसीम किए थे और ये वही लैपटॉप्स को स्टूडेंट्स ने यूज किया और अभी तक वो यूज कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो है आईटी में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था। पाकिस्तान में जब स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स आए तो स्टूडेंट्स ने जो है वो डिफरेंट जो है वहां पर ऑनलाइन बिजनेस किया, अमेज़न को यूज किया और आज जो है पाकिस्तान की यूथ जो है वो इस काबिल है कि वो घर में बैठ के पैसे कमा रही है। अभी शहबाज शरीफ साहब जो है दोबारा बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूथ के लिए लैपटॉप तकसीम ला रहे हैं और वो जब यूथ के पास आएगी जाहिर है यूथ जो है उसको यूटिलाइज करेगी। पूरी दुनिया में अब जो है वो आईटी की तरफ जो है लोगों का रुझान हो रहा है। मैं आपको अभी बताऊं, आप हुनरमंद अफराद की बात आपने कही, देखिए इमरान खान साहब का जब दौर था तो इमरान खान साहब ने लंगर खानों को लगा दिया लोगों को कि रोटी खाओ। ठीक है, रोटी खिलाना बुरी बात नहीं है, मगर देखें आप लोगों को इक्विप्ड करें। आज मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ है और वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, जबकि अली अमीन गंडापुर का मुकाबला है उस्मान बुज़दार से। आप दोनों की प्रायोरिटीज देख लें। यहाँ पर यकीन करें, आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछें कि मरियम नवाज शरीफ दिन रात काम कर रही है, पर्पस एक ही है कि इस मुल्क को, इस सूबे को कैसे बेहतर करना है। बिल्कुल मैं छोटी सी एक बात और करना चाहता हूँ। आपने पंजाब की बात कही, यकीन करें यहाँ पर लाहौर में 30-30, 40-40 साल से लोगों का जमीनों पर कब्जा था। बिल्कुल ठीक। कब्जा ग्रुप को यहाँ पर अगर किसी ने नकेल डाली है तो वो नकेल डाली है यहाँ के डीजी एलडीए लाहौर जो है। बिल्कुल ठीक। और उन जमीनों को वाकबर करवाया है। यकीन करें जिन लोगों आपका पॉइंट आ गया भट्ट साहब, कब्जा किया हुआ टाइम इशू आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज फरहान साहब,
मुराद अली शाह साहब का को मुकाबला है मरियम नवाज साहबा से या नहीं, को आप भी को हुनरमंद प्रोग्राम सिंध में लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कोई बता दीजिए सर। नहीं, देखें, सिंध में कई एक प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट के, यूथ के अवेयरनेस के भी, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध में काम हो रहा है। लेकिन ये हुनरमंद पंजाब वाली जो बात है, इसमें आपने जो भी बताई बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि इवन ये कि जो ट्रांसजेंडर है उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी, जैसे अभी आपने कहा ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी एनवायरमेंट हो जाए। तो मैं इसी को फॉलो करूंगा कि एक चार्टर ऑफ यूथ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और ये शहीद भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, मैं ये उस्मान भट्टी साहब को कहूंगा कि ये पॉलिटिकली सिर्फ सपोर्ट होती है, ये PMLN वो सपोर्ट करना नहीं चाहती इस प्रोग्राम को। और मेरी तो खुद नून के लोगों से बात, खुद पीपल्स पार्टी की एक बड़ी तादाद नहीं चाहती। तो ये शहीद बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खुदारा शहीद बेनजीर भुट्टो यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तब्दील कर दें। और गरीबों की मदद के लिए बैतुल माल मौजूद है, ज़कात, महकमा ज़कात मौजूद है, बहुत सारे इदारे हैं काम कर रहे हैं। और ये जो खरबों रुपए हैं, इसके ऊपर भी एक होना चाहिए कि चार्टर ऑफ यूथ स्किल डेवलपमेंट हो जाए, और जिसमें ये शहीद बेनजीर, ये हालांकि मुझ पर बहुत तनकीद होगी, मैं उसके लिए तैयार हूं कि शहीद बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खुदारा तब्दील कर दें। ये करप्शन का प्रोग्राम हो गया है, ये बेतौकीरी, इंसान की बेतौकीरी का प्रोग्राम है। वो जो खवातीन पैसे लेने आती हैं उनको हैंडीक्राफ्ट की तरफ आपका पॉइंट आ गया, और इसको जी बिल्कुल उसको तब्दील करके शहीद बेनजीर भुट्टो यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तब्दील कर दें। AI कंप्यूटर सिखाएं, पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक। उस्मान भट्टी साहब, आपने तजवीज़ सुन ली इम्तियाज़ भाई की, और उम्मीद है कि ये तजवीज़ आप आगे पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी यूथ अफेयर्स को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली फुरकान साहब आपका, नौशाद साहब आपका, उस्मान अहमद भट्टी साहब आपका, इम्तियाज़ फरहान साहब आपका। नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। बेहतर ये है कि तनकीद की जाए, लेकिन अगर हम तामीर की तरफ जाएँ और हम ये कोशिश करें कि जो मिनिमम पॉइंट्स सूबों के दरमियान इकट्ठे हो सकते हैं उनके ऊपर चार्टर्ड करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए, ताकि चीज़ों को और आवाम को आगे लेके जाए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।